हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक कौरव और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है और इसमें मैं मैथ्स के सभी टॉपिक्स कवर करूंगा। ये इस सीरीज़ का 7th वीडियो लेक्चर है और यदि आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लें और हमारे इस कोर्स में शामिल हो जाएँ। इस सीरीज़ में मैं मैथमेटिक्स के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स बता रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छे से देखने और समझने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वीडियोस उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसमें ये सारे टॉपिक कवर करूँगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लगभग पूरी मैथ्स में कवर हो जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं 61 से लेकर 70 नंबर तक के क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन। इसके पहले के 60 क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए। आज हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से पहला क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि किसी मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है। मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण क्या होगा? द हाइट ऑफ अ टावर इज 50√3 meters. The angle of elevation of tower from a distance of 50 meter from its feet. हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 50√3 है। मीनार की ऊंचाई ए बी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और इसमें दिया है कि उसकी मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना, ये पूछा गया है ना। और यहाँ पर मीनार के आधार से दूरी दी गई है, वो दी गई है 50। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम tan थीटा लेंगे। हमने मान लिया कि हमको tan थीटा फाइंड करना है। जो उन्नयन कोण है वो tan थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 50√3/50। ये कैसे आया? tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है। ये लंब जो हमको दिया, हाइट दी है ये, और BC आधार, इसका फॉर्मूला होता है। तो हमको लंब दिया गया है 50√3 और अपन को ये दिया गया है, आधार दिया गया है 50। इसको कट करेंगे तो हमको थीटा की यहाँ वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू मिलेगी √3। मतलब कि थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √3। और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? tan 60 पर। तो थीटा इक्वल्स टू 60। थीटा की हमको वैल्यू फाइंड हो गई। यही हमसे पूछा गया था कि इसका उन्नयन कोण कितना है। तो सिंपल था, हमको यदि tan थीटा पता है क्या होता है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है सिंपल इंटरेस्ट से। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5,182 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है। रुपये में मूलधन बताइए। इनने ये पूछा है कि इसमें मूलधन कितना है। कोई राशि 2 वर्ष में इतनी हो गई है और 3 वर्ष में इतनी हो गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष में मूलधन ब्याज 5,182, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5,182 2 वर्ष का था। टोटल ये मूलधन और ब्याज दोनों है, ठीक है, केवल मूलधन नहीं है। 2 वर्ष का ये दिया है, 3 वर्ष का भी हमको दिया है 5,832 रुपये। ओके, अब हम इसमें से 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। यदि हम 2 वर्ष में से 3 वर्ष में से 2 वर्ष का ब्याज यदि माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा जो कि 650 रुपये है। जो कि हमको 1 वर्ष का ब्याज मिल गया है। यदि हम इसमें पता लगा लें कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 1,300 रुपये। अब हमको यहाँ दिया गया था कि 2 वर्ष का जो धनराशि है, मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर 5,182 रुपये हैं। यदि इसमें से हम ब्याज घटा देंगे तो हमको मूलधन मिल जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है वो पता चल जाएगा। तो 1,300 हम किस में से घटा देंगे? 5,182 में से। तो हमको मिल जाएगा 3,882 रुपये, जो कि हमारा मूलधन था और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। यदि आप क्वेश्चन की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु कितनी है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एज ऑफ टीचर हमको निकालना है कि टीचर की एज कितनी है, ये पता लगाना है। तो हमको पता है कि 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 30 × 10 कर देंगे और शिक्षक की आयु मिला ली तो 31 × 11 कर देंगे। तो टोटल में से हम जो अभी लेटेस्ट जो हमको मिली है शिक्षक की आयु जोड़ने के बाद जो औसत आयु मिली है उसमें से हम क्या कर देंगे, पहले की आयु को घटा देंगे। तो हमको वैल्यू मिलेगी कितनी? 341 माइनस 300। 341 माइनस 300 करेंगे तो हमको टीचर की एज पता चल जाएगी जो कि 41 है।
तो जो कि टोटल एज दी थी पहले कि 30 लड़कों की एज जो है वो 10 वर्ष है औसत, तो ये हो गया 300। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, और एक को और जोड़ देंगे तो 31 हो जाएंगे टोटल, और एज बढ़ गई है कितने, 1 वर्ष, तो 31 इंटू 11 करेंगे तो 341 आएगा, और 341 में से 300 घटा देंगे तो हमको 41 आंसर मिल जाएगा, जो कि टीचर की एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पानी है। 3 सेंटीमीटर वाला एक ठोस गोला पानी में तब तक डुबाया जाता है जब तक कि पूरी तरह ना डूब जाए। बर्तन में जल का आयतन कितना बढ़ जाएगा? यदि हम गोले को डुबाएंगे पानी में तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, इसमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। हमको 2 फॉर्मूले इसमें यूज़ करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई भी इसमें मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये मान लिया कि जो बर्तन में जल है उसका हमने मान लिया कि उसका जो आयतन है वो h सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, है ना। हमने ये मान लिया कि h सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में कि h सेंटीमीटर ये बढ़ जाएगा। अब बेलन इसमें दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पानी है, तो यदि हम इसका आयतन निकाल लें और ठोस गोले का आयतन निकाल लें तो हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, और ठोस गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ठीक है, यहाँ 4 × 4 इसलिए लिखा गया क्योंकि हमको त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया गया है, तो मैंने डायरेक्ट उसको लिख दिया है। तो ये हो गया πr²h, h हमको फाइंड करना है 4/3 πr³, जो कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। अब सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना है। देखते हैं यहाँ पर हम यदि वैल्यू यहाँ पर कट करें तो यहाँ से 3 से वैल्यू यहाँ ये 3 कट हो जाएगा, ये 4 से इसको कट कर देंगे तो h की हमको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 9/4। h की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। यहाँ पर 9/4 को 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2.25 सेंटीमीटर हमको उसकी हाइट मिल जाएगी। मतलब कि यदि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पानी है और 3 सेंटीमीटर वाला एक ठोस गला उसमें डुबोया जाता है तो उसका पानी का आयतन 2.25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। और साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कहीं भी किसी भी वीडियो पर कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की या लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन हमसे बोलता है यदि ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है ए बी के 20% के बराबर है, तो मतलब कि a = v × 20/100, इतना करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। और दूसरा दिया है बी सी के 25% के बराबर है, तो b = c × 25/100, मतलब कि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो a/b = हो जाएगा 1/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो b/c = हो जाएगा 1/4। इतना आ गया है। क्योंकि हमको सॉल्व करने के लिए इसमें पूछा गया है कि c का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो हमको वैल्यू ऐसी चाहिए कि हमको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। मतलब b की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 दी है, तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वैल्यू बदल जाती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b और c की वैल्यू हम क्या मिल जाएगी, 5/20। अब हम उसको अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब a/b/c लिखेंगे तो 1/5/20 आ जाएगा हमारा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 20। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि c का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो c हमको कितना दिया है 20, तो 20 का कितना प्रतिशत, मतलब हमने मान लिया कि x/100% कितने के बराबर है, a के बराबर। a की वैल्यू कितनी दी है 1, तो ये लिख देते हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो x की वैल्यू हमको पता चल जाएगी 5%। ये 20 से यहाँ 20 से 100 को कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा और 5 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 5% हो जाएगा। तो x बराबर 5%, मतलब c का कितना प्रतिशत a के बराबर है, वो है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में पूरा हो जाए। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, उसके मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ये इसका सेकंड टाइप है, देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है m1 × d1 × h1/w1 = m2 × d2 × h2/w2। m1 यहाँ पर दिया गया है कि उसमें कितने % काम कर रहे हैं, डी इंडिकेट करता है कितने डेज में कर रहे हैं, एच करता है कितना टाइम लग रहा है, और डब्ल्यू टोटल वर्क के बारे में बताता है।
ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है, तो करते हैं 20 मतलब 20 व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहे हैं और 31 दिन तक काम कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं 21 दिन तक। M2 दिया हुआ है 48, D2 मतलब हमको दिया गया है कि ये 7 दिन में पूरा कर रहे हैं काम को, तो 7, और हमको यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है कि कितने घंटे काम कर रहे हैं, वो हमको फाइंड करनी है। हम यहाँ पर वैल्यू कट कर देंगे तो हमको यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा कि कितना आया है। ये 7 से 21 कट करेंगे तो आएगा 3, यहाँ पर ये हमको 3 मिल जाएगा, और यहाँ 8 से इशू करेंगे तो आएगा 6, ये 3 से इशू करेंगे तो आएगा 2, और 2 से यदि 20 कट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 10। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 10 आवर्स, 10 घंटे। मतलब यदि 48 व्यक्ति 7 दिन तक काम करते हैं तो वो उनको 10 घंटे काम करना होगा, ठीक है, प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण DVA = 50 और कोण ADB = 33 डिग्री हो तो कोण BCD का मान बताइए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो कि एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनाया जाता है। एक वृत्त दिया गया है, उसके अंदर चतुर्भुज बना होगा, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, देखिए इस तरीके का कुछ डायग्राम बनेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि ये एक सर्किल के अंदर है। दूसरा यहाँ दिया है कि कोण DBA कोण कहाँ पर है, D ये हो गया, BA मतलब कि ये वाला कोण कितना दिया है 50 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा दिया है ADB कोण 33 डिग्री हो, ये वाला दिया है 33 डिग्री। अब पूछा है कि BCD कितना है, तो ये वाला कोण यहाँ पर पूछा गया है कि BCD कितना है, ये वाला कोण। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए करते हैं। इसके लिए हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि त्रिभुज, हमने इसको 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया। देखिए ये 2 त्रिभुज बन गए हैं, ADB, ये एक त्रिभुज बन गया है, और दूसरा बन गया है BCD। तो एक त्रिभुज की यदि हम तीनों कोणों का योग करें तो 180 अंश होता है। हमको यहाँ पर 2 कोण दिए गए हैं 50 और 33, ये दिए गए हैं। हमको ये वाला यदि हम फाइंड कर लें तो इसको फाइंड करते हैं तो कैसे करेंगे, 180 में से ये दोनों घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा BAD बराबर कितना 97। अब हमको चतुर्भुज देखना है, क्योंकि हमको एक चीज़ पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सम्मुख कोण होते हैं उनका मान भी 180 अंश होता है। मतलब कि कोण A बराबर होगा कितने, कोण C के बराबर, मतलब कोण A प्लस कोण C बराबर होगा 180, और कोण D और कोण B प्लस बराबर होगा कितना 180। मतलब सम्मुख भुजाओं का योग 180 होता है। तो हमने देख लिया कोण A प्लस कोण C = कोण B प्लस कोण D = 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C = कितना होगा 180 डिग्री। चूँकि हमको कोण A हमने फाइंड कर लिया है, वो हमको दिया गया कितना 97, तो 180 में से हम 97 डिवाइड करें माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू 83। और BCD हमको फाइंड करना था, वो हमको वैल्यू मिल गई है कोण C बराबर 83 डिग्री। तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें हमने 2 चीज़ देखी, एक तो हमको पता चला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। दूसरा चक्रीय चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उन पर बनने वाले जो कोण होते हैं सम्मुख कोण, उनका मान 180 होता है, इससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पूछता है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र और छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है और छात्राओं की संख्या बताइए। अनुपात रेशो से ये क्वेश्चन आया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने इसमें मान लिया कि छात्र और छात्राएं जो गर्ल्स बॉयज़ जो स्टूडेंट हैं वहाँ के, तो जो बॉयज़ हैं छात्र हैं वो मान लिया कि 5x है, और जो गर्ल्स हैं जो छात्राएं हैं वो है 6x। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि छात्राओं की संख्या कितनी है, जबकि टोटल छात्रों की संख्या 55 है। तो फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पर देखिए 5 और 6 को यदि हम जोड़ दें तो आ जाएगा 11x बराबर 55। टोटल यहाँ पर दिया छात्रों की संख्या 55 है, तो टोटल 11x है। x की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है, तो 11x है कितने 55 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो गया, x बराबर 5। चूँकि हमको दिया है कि छात्राओं की संख्या बताना है, हमने देखा छात्राओं की संख्या हमने मान ली थी 6x है, तो 6x में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 × 5, 6 × 5 हो गया 30। मतलब कि वहाँ पर कितनी छात्राएं हैं 30 छात्राएं, 55 बच्चों में से 30 वहाँ पर छात्राएं मतलब कि गर्ल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी को 340 के बजाय यदि 350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है, गाड़ी का क्रय मूल्य बताइए।
यहाँ पर ये बोला गया है कि एक घड़ी को वो 340 में बेचने की जगह 350 में बेच रहा है, तो उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि 350 और 340 के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है, मतलब कि 5% जो है वो 10 के बराबर होगा, ये तो हमको पता है। ठीक है, अब हमको इसमें से प्रॉफिट निकालना है, तो 350 में से हम यदि 40 घटाएंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो इसका यदि हम 100% लें, 5% बराबर यदि 10 है, तो इसका 100% कितना हो जाएगा, 10/5 × 100, मतलब कि 200 रुपये, इतना हो जाएगा 100%। वही हमसे पूछा गया है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो ये कितनी है, 200 रुपये का है। क्योंकि हमको 5% यहाँ पर हमने पहले ही फाइंड कर लिया था कि 5% 10 के बराबर है, तो इसका 100% 200 के बराबर होगा। यदि आपको क्वेश्चन चेक करना रहे कि ये सही किया है कि नहीं किया है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम 200 का 5% निकालें, 200 का 5% निकालें यहाँ पर, तो वो हो जाएगा कितना, 10। 200 का 5% 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया था कि 5% 10 के बराबर होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि उसकी 11वीं पारी तक का औसत x था, मान लिया x था उसका औसत, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 11x + 120, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि इसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए हैं और 11वीं पारी तक इसका हमने मान लिया है कि 11x इसका टोटल रन थे। ठीक है, तो ये, और इसने 12वीं पारी में x + 5 इसलिए किया है क्योंकि 5 रन की इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा x = 60। यदि हम इस 60 वैल्यू को x = 60 को यदि हम यहाँ 11x में रख लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 11 पारी में उसने कितने रन बनाए थे। ठीक है, तो हमको पता करना है कि 12वीं पारी का औसत कितना है, हमको ये फाइंड करना है। तो 11वीं पारी का तो हमको पता चल गया है, तो यदि हम इसको 12वीं पारी में x की वैल्यू रखें, जो हमको यहाँ पर दिया गया था कि x + 5। ठीक है, एक चीज़ आपको ये बता दूं कि उसने 11वीं पारी तक 60 के औसत से बनाए थे, और जो 12वीं पारी में 120 रन बनाए, तो उसका 5 रन में उसकी वृद्धि हुई है, औसत में वृद्धि 5 रन की हुई है। तो 60 + 5 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 65, और 65 हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जो उसका 12वीं पारी का औसतन स्कोर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।